हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा सातवीं का जो आपका नई बुक है 2025 और 26, तो इसमें से अध्याय 7 इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए अध्याय 7 जिसका नाम है जंतुओं और पादप में परिवहन। जंतुओं और पादप में परिवहन। तो सबसे पहले पाठ की पूर्व तैयारी इस तरीके से दिया है और साथ में आपको प्रोजेक्ट कार्य सहित बताया जाएगा। प्रिय विद्यार्थी, पाठ की पूर्व तैयारी में इस प्रकार आपका यह चित्र दिया है और इसका यहाँ पर नामांकित करना है। तो ये आपका महाशिरा, ये आपका महाधमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और ये आपका बायां निलय। तो इस प्रकार से इसे पूरा करना है। नीचे में आपको एक और दिया है ना, ये भी आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ तक ये पूरा भर लेना है और नीचे में जो आपका है ना निचला हिस्सा, ये आपका क्या है, निचला हिस्सा आपको लिखना है। चलिए अब है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में जाइलम की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। सबसे अच्छा वर्णन। तो यहाँ पर देखिए आपका ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, जो कि जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का परिवहन। खनिजों का परिवहन, ठीक है। नंबर 2, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से कैसे होता है। मुख्य रूप से तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है ना, तो ए में आपको टिक लगाना है, लाल रक्त कोशिकाओं के साथ संयुक्त होने से, ठीक है। चलिए नंबर 3 है पौधे और जंतुओं में परिवहन प्रणालियों के बीच क्या समानता मौजूद है। इस तरीके से देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। इसका बी वाला बिल्कुल सही है। दोनों प्रणालियों में एक बंद लूप परिसंचरण शामिल होता है। कौन सा? बंद लूप परिसंचरण शामिल, ठीक है। चलिए अब नंबर 4 पौधों में जड़ों से पत्तियों तक पानी के परिवहन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है। बोला है कौन सी प्रक्रिया। आपका ऑप्शन है श्वसन, उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन या फिर केशिका क्रिया। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। नंबर 5 देखिए, नंबर 5 जैसा कि हम जानते हैं कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा शिरा अशुद्ध रूप रक्त को हृदय तक ले जाती है, तो बताइए कि फुफ्फुस धमनी के संबंध में निम्न में से सही कथन क्या है। निम्न में से सही कथन, तो इसका सही आंसर बी वाला है। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। कहाँ तक? फेफड़ों तक ले जाती है, ठीक है। चलिए अब है रिक्त स्थान वाला प्रश्न। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो आपका कुछ शब्द दिया है ना, इसी की सहायता से लाल रक्त कोशिकाओं में, तो यहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग का वर्णक होता है। हृदय और रक्त वाहिनियां मिलकर तंत्र बनाती है। तो ये जो हृदय और रक्त वाहिनियां मिलकर ना परिसंचरण तंत्र। चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को सुनने के लिए, बोला सुनने के लिए नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका भरना है स्टेथोस्कोप का उपयोग। चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनने का कारण रक्त में उपस्थित, तो यहाँ पर आपको पट्टिकानु कोशिका। कौन सा? पट्टिकानु कोशिका। 5 नंबर में कहा है क्रिया पादप को ठंडा रखने में सहायता होती है, तो यहाँ पर आपका होगा वाष्पोत्सर्जन, ठीक है।
चलिए यहाँ तक आपका कंप्लीट है। चलिए अति लघुत्तरीय नंबर दूसरा, रक्त किस प्रकार पाचन क्रिया में सहायक है, समझाइए। आखिरकार जो रक्त है, तो देखिए रक्त पाचन अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है, जिससे पाचन क्रिया में शामिल अंग सुचारू रूप से कार्य कर पाते हैं। यह अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने में भी मदद करता है। प्रश्न नंबर 3 में कहा है, क्या कारण है कि शिराएं रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देती है। ये जो शिराएं हैं रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित, इसका उत्तर शिराओं में रक्त प्रवाह एक दिशा में बनाए रखने के लिए विशेष प्रकार के वाल्व होते हैं जो रक्त को हृदय की ओर जाने देते हैं और विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। ठीक है। चलिए विद्यार्थी नंबर 4 में कहा है ना कि मानव परिसंचरण तंत्र में धमनियों की संरचना शिराओं से किस प्रकार भिन्न होती है। धमनियों की दीवारें मोटी, लचीली और पेशीय होती है क्योंकि वे उच्च दाब पर रक्त ले जाती है, जबकि शिराओं की दीवारें पतली होती है और उनमें वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ले जाने में मदद करते हैं। ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर 5 देखिए, 5वां नंबर, जिस प्रकार मानव शरीर का हृदय 4 कक्षीय होता है, क्या उसी के समान सभी जंतुओं का हृदय होता है? यदि नहीं तो मानव से भिन्न हृदय वाली किन्हीं 4 जंतुओं के नाम लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है नहीं, सभी जंतुओं का हृदय 4 कक्षीय नहीं होता। कुछ जंतुओं के हृदय में 2 या 3 कक्ष होते हैं। भिन्न हृदय वाले जंतु पहला आपका मेढक, इसमें जो है ना 3 कक्षीय। दूसरा मछली जो होता है उसमें 2 कक्षीय, छिपकली में 3 कक्षीय, मगरमच्छ में 4 कक्षीय, परंतु आंशिक रूप से मिलन होता है। क्या है? आंशिक रूप से मिलन होता है। ठीक है। चलिए विद्यार्थी प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर है, बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्राय पसीने के कारण कपड़ों में सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। तो बोला इसका कारण क्या है? पसीने में पानी के साथ साथ लवण यानी मुख्यतः नमक भी होता है। जब पसीना सूखता है तो पानी वाष्पित हो जाता है, परंतु लवण कपड़े पर सफेद धब्बे के रूप में रह जाता है। ठीक है। चलिए अब है लघु उत्तरीय का, रक्त का लाल रंग जिस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है उसका नाम लिखिए। इस वर्णक की तो यहाँ पर कोई उसका नाम लिखिए। इस वर्णक की कमी मानव शरीर को कैसे प्रभावित करती है? तो देखिए रक्त का लाल रंग जो है ना वो आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे कमजोरी, थकान और एनीमिया हो सकता है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8, स्पंज और हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है तो भी वह भोजन और ऑक्सीजन का परिवहन कैसे करते हैं? यहाँ पर बोला है ऑक्सीजन का परिवहन। इस प्रश्न का उत्तर है स्पंज और हाइड्रा जैसे सरल जीव भोजन और ऑक्सीजन का परिवहन त्वचा के माध्यम से विसरण द्वारा करते हैं।
उनके शरीर में कोशिकाएं सीधे पानी के संपर्क में होती है। किसके संपर्क में? तो पानी के संपर्क में। ठीक है। नंबर 9। चलिए अब यहाँ पे है ना कि मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया ना हो तो क्या होगा। मानव शरीर में यदि उत्सर्जन की क्रिया ना हो तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाएंगे जिससे विषैले पदार्थों का संचय होगा और यह शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। चलिए विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 10। जंतुओं में परिसंचरण तंत्र में पाए जाने वाले धमनियां पौधों में पाए जाने वाले फ्लोएम यानी पोषक वाहक से किस प्रकार समान है, समझाइए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर, प्रिय विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 10 जो दिया है इसका उत्तर रहेगा धमनियां और फ्लोएम दोनों ही पोषक तत्वों का परिवहन करते हैं। धमनियां शरीर के अंगों तक रक्त पहुंचाती है जबकि फ्लोएम पौधे के विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाता है। फ्लोएम का क्या काम है? विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाता है। ठीक है। चलिए अब नंबर 11। प्रिय विद्यार्थी, प्रश्न 11 है कि उपरोक्त दिए गए पौधों में से किस पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होगी और क्यों। इस तरीके से देखिए आपका चित्र भी दिया गया है। ठीक है। आपका ए चित्र, बी चित्र। इसका उत्तर है चित्र बी में दिखाए गए पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होगी क्योंकि इनमें पत्ते चौड़े और हरे हैं जिनमें अधिक संख्या में रंध्र होते हैं। यह पौधा सामान्य जलवायु में पाया जाता है और अधिक मात्रा में जल का वाष्पोत्सर्जन करता है। चित्र अ में कैक्टस है जो मरुस्थल पौधा है। इसमें पत्तियों कांटों के रूप में होती है और वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। इस तरीके से आपको प्रश्न 11 भी कंप्लीट करना है। अब आगे का प्रश्न दीर्घ उत्तरीय। प्रश्न 12। मानव तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है और ये चित्र आपके बुक में भी दिया गया है। ठीक है। अध्याय नंबर 7 में। अब यहाँ पर समझाने के लिए कहा गया था तो आपको लिखना है मानव उत्सर्जन तंत्र शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट मुख्यतः यूरिया को बाहर निकालता है। इसके मुख्य अंग है सबसे पहले गुर्दे। रक्त को फिल्टर कर यूरिया वे जल को मूत्र के रूप में अलग करते हैं। अगला आपका पॉइंट है मूत्र वाहिनी। मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती है। फिर मूत्राशय मूत्र को कुछ समय तक संग्रहित करता है। अगला है मूत्र मार्ग, मूत्र को शरीर से बाहर निकालता है। इस प्रकार से इसके मुख्य अंग आपको इस प्रकार लिखना है। चलिए तो प्रश्न 13। मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो उसकी क्रिया विधि समझाइए। हृदय ऐसा अंग है जो जीवन भर बिना रुके रक्त को पंप करता है। यह एक पेशीय अंग है जो 4 कक्षों वाला होता है। इसमें आपका 4 कक्ष होता है। एक होता है 2 अलिंद और 2 निलय। हृदय ऑक्सीजन रहित रक्त को
फेफड़ों की ओर पंप करता है और ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है और शरीर के सभी अंगों तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचती है। ठीक है। चलिए अगला नंबर, ये आपका कंप्लीट हो गया। देखिए प्रिय विद्यार्थी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो इसलिए आपको कम से कम 5 लाइन में तो उत्तर आपको लिखना होता है। ठीक है। यहाँ पर बोला है ना कि पौधों में पदार्थों के परिवहन में जाइलम व फ्लोएम की क्या भूमिका है, लिखिए। इसकी भूमिका बोला है तो देखिए, पौधों में 2 प्रकार की वाहिनी उत्तक होते हैं। पहला होता है आपका जाइलम। तो जाइलम का काम है यह जड़ों से पानी और खनिजों को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। उसके बाद फ्लोएम का काम है यह पत्तियों में बने भोजन यानी ग्लूकोज को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। उसके बाद इन दोनों ऊतकों के माध्यम से पौधों में जीवनदायी पदार्थों का परिवहन होता है। पदार्थों का परिवहन। ठीक है। चलिए अब नंबर प्रश्न। अब बोला है पौधों मृदा से अधिक मात्रा में जल अवशोषित करते हैं और फिर उसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बाहर क्यों निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थी लिखा हुआ है पौधे। ठीक है। पौधे मिट्टी से अधिक मात्रा में जल इसलिए अवशोषित करते हैं क्योंकि केवल कुछ मात्रा का उपयोग पौधा करता है। शेष जल पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया से पौधे की जड़ों से पानी ऊपर चढ़ता रहता है, पत्तियां ठंडी रहती है, पौधों में खनिजों का वितरण होता है। पौधों में क्या होता है? खनिजों का वितरण होता है। ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल सही है आपका। चलिए तो अब देखेंगे आगे का प्रश्न 15 नंबर, परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का स्वचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए, मानव परिसंचरण तंत्र में हृदय, रक्त और रक्त वाहिकाएं शामिल है। सबसे पहले अब हृदय रक्त को पंप करता है। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में ले जाती है। शिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में वापस लाती है। ठीक है। ये आपका हृदय, धमनियां, ये आपका शिराएं। अब देखेंगे इसका चित्र। एक लाइन और है केशिकाएं। शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं में रक्त का आदान प्रदान करती है। आदान प्रदान। ठीक है। अब देखेंगे प्रिय विद्यार्थी, प्रश्न में कहा गया था स्वचित्र यानी चित्र भी बनाना है। तो चलिए इसका चित्र देखिए, इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। धमनी, फुफ्फुस, धमनी, फेफड़ा, फुफ्फुस, शीरा, ये आपका हो गया शीरा। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है और ये चित्र आपके बुक में भी क्या है दिया गया है। वहां से अगर आप लोग बनाइएगा काफी बेहतर रहेगा। चलिए यहाँ तक आपका कंप्लीट होने के बाद अब प्रश्न आपका है प्रोजेक्ट वाला प्रश्न, जो कि प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट नंबर 2 दोनों को कंप्लीट करेंगे। चलिए प्रोजेक्ट 1, स्टेथोस्कोप के मॉडल का निर्माण कीजिए, कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है? चित्र बनाना है स्टेथोस्कोप का। तो देखिए इसका चित्र इस प्रकार से होता है, स्टेथोस्कोप का चित्र। ठीक है। चलिए प्रोजेक्ट नंबर 2। अब बोला ना प्रोजेक्ट, आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के सीने में अचानक
तेज दर्द, जलन, घबराहट की तकलीफ होने लगती है। आप साथियों से चर्चा कर निष्कर्ष निकाल कर लिखें कि उसे क्या करना चाहिए, जो कि किस अंग के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास तत्काल जाना चाहिए, कौन सी जांच कराना उचित होगा। तो यहाँ पर आपको भरना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ होगा हृदय के डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और यहाँ पर होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ECG और ब्लड टेस्ट। और बोला क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो आपका हुआ आराम दें, तनाव मुक्त रहें, तली चीज का सेवन ना करें, 108 एम्बुलेंस को बुलाएं। ये सभी क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थी, आपका अध्याय 7 यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो